तो बुंदेलखंड का सफ़र जारी है और बीहड़ों से होते हुए हम बीहड़ों की रानी के पास पहुंच गए हैं। परिचय का मोहताज नहीं है और आपने बिग बॉस 4 में भी इनको देखा होगा। और ये जो बीहड़ की जो कहानी है काफ़ी नज़दीक से इनने देखा है और हमने बीहड़ की रानी इनको इसीलिए कहा है क्योंकि एक समय पर ये भी दस्यु सुंदरी कही जाती थी। एक समय पर इनका भी तूती बोलती थी इन भीड़ों में। तो तमाम सारे सवाल है, जवाब है। सीमा परिहार जी हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत का सिलसिला चालू करें। लेकिन सबसे पहला ही सवाल हम उनकी तरफ फेंकते हैं कि आप डकैत कैसे बनी? पहले तो हम सभी को नमस्कार करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ दिव्यापुर आने का कष्ट किया है। और मैं बताते हैं कि छोटे से शब्दों में कि मैं अपने आप को अपराधी नहीं बने हैं, ना अपनी माँ के पेट से अपराधी पैदा हुए हैं। इस समाज आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, इसकी तो आप लोग हमसे ज़्यादा भी अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आप या मीडिया से हो या अपना यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आपको नॉलेज होगा कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। हमारे बवाइन गांव के मैं रहने वाले, मेरा घर एक ही है परिहारन का, आप कभी भी पता लगा सकते हो। और अब वो औरैया ज़िला में पड़ता है। जब हमारे ऊपर घटना हुई थी तब वो इटावा ज़िला लगता था। तो हमारे गांव में एक सरपंच जी थे, गंभीर सिंह सेंगर थे। वो हमारे पिताजी से ये कहते थे कि अपनी चारों लड़कियों की शादी हमारे गांव में करिए। तो हमारे पिताजी ने मना कर दिया था, ये कह दिया था मैं सेंगरन की लड़की अपनी नहीं देते हैं। तो वो ये कहते थे कि अपनी लड़कियों की शादी करिए, आपके पास में ज़मीन नहीं है तो मैं ज़मीन देंगे और चारों लड़कियों की शादी करिए। तो हमारे पिताजी ये कह देते थे मैं पैसा से गरीब हूँ लेकिन कुल के हीन नहीं हूँ। भाई जिस हम ठाकुरन को देते हम उसी को लड़की देंगे, क्योंकि किसी की खेती बंजर नहीं रहती, ना किसी की कन्या कुमारी रहती है। तो बस ये लड़ाई थी कि गंभीर सिंह का कहना नहीं माना तो उनने कहीं दस्युओं से मिलके हमारा अपहरण कराया था। अच्छा। उस टाइम पे हमारी 12.5 साल की उम्र थी, पूरा 13 नहीं हो पाई थी। साढ़े 12 साल में आपका अपहरण हो चुका था? जी। तो अपहरण करके सीधा लालाराम कुसमा नाइन ने किया था, सीधा जाके मेरे को जंगल में ले गए। मैं उनसे बराबर यही पूछते रहे मेरे को क्यों उठा के ले आए, क्यों उठा के ले आए, लेकिन उनने मेरे को कभी कुछ बताई नहीं, ये खड़कने के अलावा कुछ नहीं बताया। हमें पता पड़ा है कि 3 साल के बाद में जब हमारे गांव का एक मल्लाह मिला है, उस मिल गया ये औरैया के बाद तरफ एक मढ़ापुर गांव है, मल्लाहा को गांव है, वहाँ पर एक मल्लाह मिला। उसने पैर छुए, बोले बुआ तुम्हारे मम्मी पापा सब जेल में चले गए, भाई जेल में चला गया, 2 दाएं घर की कुड़की हो गई। हमने क्यों? बोले कि तुम्हारे घर की कुड़की होके पुलिस ने पकड़ के मम्मी पापा को जेल। तब मैंने लालाराम से पूछा, हमने कि मैंने आज दिन तक, मेरे को 3 सालें हो गई, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर हमारे घर की कुड़की कैसे हुई? तो लालाराम ने ये कहा है कि देखिए गैंग लीडर मैं हूँ इस गैंग का, और मेरे पास एक पैड का कागज़ है। तो जितना छोटा बड़ा कोई भी अपराध होता है जिसको हमें डिक्लेयर करना होता है हम उसमें नाम दे देते हैं। तब मेरे को ये पता लगा कि अब मैं कभी दुनिया में निकल नहीं पाएंगे। मैं जब तक वहाँ पर मैं 18 साल जंगल में रही, मैं अपने आप को ये कहती थी कि कभी मैं डामर की सड़क देख नहीं सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने फिर ये भी देखा है कि जीत सच्चाई की होती है। मैं अपनी मर्जी से अगर अपराधी बनते तो हो सकता है मैं लौट के जीवन में नहीं आ पाते। मेरे साथ में अत्याचार हुआ तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, न्याय ने साथ दिया। तो मैंने डामर की भी सड़क देखी। मैं यहाँ से लेके, कहने का मतलब जंगल से निकल के जेल काटी, जेल के बाद में मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे में सबसे पहले मैंने अपने जीवन की कहानी के ऊपर एक पिक्चर बनाई। उसके डायरेक्टर हैं कृष्णा मिश्रा, रहने वाले भी भदोई के हैं, रहते भी बॉम्बे में हैं। तो पूरा मैंने दुनिया को तब मैंने पूरा सच्चाई दिखाई। उसके बाद में फिर मैंने ये सोचा कि चलो भाई हमें तो कना अपनी पिक्चर कहानी दिखाने थी, फिर भी हमने कोई दिलचस्पी नहीं लिया। फिर भगवान की ऐसी मेहर हुई, सीजन 4 में बिग बॉस से ऑफर आ गया। बिग बॉस में गई थी आप? हाँ जी। तो मैं पहले यही नहीं जानते थे कि बिग बॉस होता क्या है। अच्छा, जब आप गई थी तब आपको ये नहीं पता था कि क्या बिग बॉस होता है? एक्चुअली ऐसा था कि मैं जा रही थी इटावा से सीधा ग्वालियर जा रहे थे, मेरे फ़ोन पे महालनपुर पहुंच पाई, एक फ़ोन आया। तो उसमें बोला कि मैं आनंद चौहान बोल रहे और आपसे मैं बात करना चाहते। तो मैंने ये कहा कि 2 घंटे बात करना, क्योंकि मैं सफ़र कर रहे। और इतनी कह के मैंने फ़ोन काट दिया और बैठे बैठे, तो मेरे पास छोटा मोबाइल था, जब पहले नोकिया का चलता था। अच्छा। तो वही मोबाइल में मैंने आनंद चौहान के नाम से नंबर सेव कर दिया और करने के बाद में बस छोड़ दिया। 2 घंटे बाद फ़ोन उनका आया तो मैंने बात करी। तो बोले कि आपको एक शो के लिए ले रहे हैं, ना किसी अपने दोस्त को बताओगे, ना घर में बताओगे, ना मीडिया को बताओगे। अच्छा।
तो मेरा वहाँ पे माथा टेक चुका। हमने कि पता नहीं मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, ये कहता घर में ना बताना। और उस टाइम पे मैं 1-2 जने से डायरेक्टर से मैं खिलाफ भी थे। तो मेरे को यही पता नहीं। और हमारे साथ में एक घटना भी घट गई थी 2006 में। हमारे भाई को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था धोखे में, कुछ दुश्मनन से मिलके। तो भाई साहब पूरे हमारे घर में मेन गार्जियन में ही हैं। तो हमारे घर वाले ने को हमने जब बताया, हमने साला ना दोस्त है कि दुश्मन है, ऐसी ऐसी हमसे बात कहता है। लेकिन वो एक अच्छा रहा कि वो एक ही नंबर से फ़ोन करते रहे। आनंद जी, अगर वे 2-4 नंबर से करते तो मैं कभी नहीं कहते कि हमें जाएंगे। अच्छा, आपको भरोसा नहीं होता उन पे? जी, तो वो लेकिन वो उसका फ़ोन 2.5 महीना बराबर आया, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम के। एक दिन मैं बच्चा पे थोड़े गुस्सा थे, 3 बच्चे जो हमारे भाई के बच्चे हैं और मेरा बच्चा था, जो उदम कर रहे थे, इनकी हमने पिटाई कर दी पढ़ने के ऊपर। तब तक उसकी घंटी बज गई तो उसको गाली दे के बात कर गए। अच्छा। हमने कि तू साला पहले चले जा, तू संजा सवेरे दोपहरी हड़ाता है, तेरी हम पहले सॉल्व करते हैं, आजा। तो वो कहने लगा कि मैडम मैं नहीं आ पाएंगे, मेरे लिए बहुत काम रहता है, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए तो हम आपको कनो यहीं आना पड़ेगा। अब हमारे घर वाले फिर खिलाफ हो गए। फिर मैंने बड़े खने घर वालों को समझाया, हमने कि ऐसा है कि वो चुम्बक तो नहीं लिए होगा जो हमें चिपका लेगा। अगर वो सामने आएगा तो 1-2 को हम जप ली हैं ताकि बाद में हम मरे हैं तो मर जाएंगे। फिर घर वालों ने तय करी कि बम्बई जाओगी तुरंत ही लौटोगी, रुकोगी नहीं। हमने ठीक चलो मैं चलते हैं। मैं जाके उनको मैंने एड्रेस भेजा तो मैं 3 आदमी गए यहाँ से। पहले बोला एक ही, हमने भाड़ में चला जाए तुम्हारा सो, मैं नहीं आ रहे। उसने तीनों आदमी की फ़्लाइट से टिकट भेजे, मैंने लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ा। हमने भाई साहब रिटर्न मेरे को तुरंत चाहिए। तो जैसे ही मैं जाके वहाँ बम्बई एयरपोर्ट उतर के जब सामने उतरिए तो एक 5 स्टार होटल सहारा बना है। अच्छा। आप कभी अगर बॉम्बे वाले गए हो, बहुत VIP बना। तो वहाँ में बैठे तो ऐसी चेयर पे बैठे थे, कुर्सी डरी थी, वहीं पे मैंने साइन किया। तब पता लगा कि मैं बिग बॉस के लिए चुने जा रहे। तो मैं साइन करते गए और 3 लोग हम थे, चौथा वो था साइन कराने वाला। तो वहीं पे उसने सिर्फ 4 कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी के संग में ये तुम्हारे जो आलू वाला क्या बोलते हैं इसको, आलू टिकिया है? नहीं यार, फिंगर। अच्छा, फिंगर इतने प्लेट में आए मात्र। तो हमारे संग वाले ने 1-1, 2-2 खाए और हमने बस साइन किए, 1 कॉफ़ी पी। 5,500 का बिल हुआ। उसने हमारे सामने बिल दिया 5,500 का। अच्छा। हमारे संग में एक लड़का था, गुर्जरन का था। तो वो ये भी कहने लगे कि बताइए ये साले 1 कॉफ़ी में और इतने फिंगर में क्या होता है। और ये बम्बई वाले चूतिया होता आदमी आधे, बताओ साले 5,500 का इनने कॉफ़ी वाली को दे दिया। बस इतना कह के मैं साइन किए, साइन करके मैं तुरंत एयरपोर्ट पर आए, दिल्ली के लिए उड़ान भरा। दिल्ली आए, दिल्ली से रीवा गाड़ी का टिकट था तो सीधा रीवा गाड़ी बैठे। उसको टाइम दिए आए थे कि क्या तारीख में आना है, तो वो 28 तारीख को हमें फिर रिटर्न होने था। 28 तारीख को फिर टिकट आ गया। फिर मैं बॉम्बे पहुँचे तो मेरे पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं कहीं ऑल इंडिया में रहें तो हमें CGM के यहाँ फर्स्ट वीक में पेश होने पड़ता था, क्योंकि अभी हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो उससे मैंने कहा, बोले कि हमें हाई कोर्ट से करा लिया। कि राजीव चड्डा थे, बोले हमें करा लिया। हमने इनसे यह कहा कि चड्डा जी, हर कोर्ट हमें आदेश नहीं दे सकता है, जिस कोर्ट ने हमें आदेश दिया वो ही कर सकता। लेकिन नहीं माने। बम्बई वाले ने ये कह दिया कितना पैसा लगे मैं देंगे, आप करा के लाई। लेकिन मैं तो जानती थी केस लड़ते लड़ते आज हमें भी इतने सालें हो गई। आदमी जब केस लड़ता है तो आधा वकील खुद हो जाता है। फिर भी राजीव चड्डा बोले कि वो कई आदेश हो गया मेरे हाथ में है। मैं खड़े झकरकटी कानपुर में और मैंने पेपर पढ़ लिया। वहाँ से हाई कोर्ट से सीधा माने लिख के जज ने दे दिया कि सीमा परिहार निचली अदालत में अपना प्रार्थना पत्र दे के जा सकती हैं। अच्छा। और राजीव चड्डा फिर भी नहीं माने। लेकिन मैंने जब पेपर पढ़ लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जाके एयरपोर्ट पहुँचे, मैं बॉम्बे पहुँच गए। एक बम्बई में एक वकील आया मेरे पास, वो हमसे टेढ़े बेड़े कर माने पूरा दिन मेरी खोपड़ी खा के फेंक दी। लास्ट में यही बोले आनंद चौहान से, हमने ये बताइए तेरा हमने कि कलच चैनल का मालिक कौन है। हमने कि तुम्हारे अलावा कोई और है? बोले हाँ। तो हमने उससे हमें 2 मिनट बात कराओगे? कि बिल्कुल। हमने उससे बात करी। हमने कि ये बताइए मेरा वकील स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा कि आपके कलच चैनल पे या बिग बॉस के घर में कोई दिक्कत आती उसके जिम्मेदार हमें। और हमने कि ये तुम्हारा वकील इतने बहस लगाए, हमने कि इसको मेरे ढंगा से अलग कर दो, नहीं पिटाई कर देंगे। क्योंकि मेरी खोपड़ी बिल्कुल पंचर हो चुकी है। अच्छा। तो कुणाल जी वहाँ पर थे उस टाइम पे। तो कुणाल जी ने कही कि सीमा जी तुरंत मंगाइए। मैंने वकील साहब को, हमारे यहाँ तोमर साहब थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया। 5 मिनट में उनने
स्टाम्प पेपर पे अपना लिख के तुरंत फैक्स कर दिया और 2 तारीख को मैं अंदर हो गया जाके। अच्छा, ये बिग बॉस के अंदर का सफ़र आपका कैसा था? कितना मज़ा आया? बिहाइंड द सीन होते हैं कि नहीं कैमरा वगैरह में? और सलमान खान से आपकी बातचीत अभी होती है कि नहीं होती है? देखिए अभी इस टाइम पे 1.5 साल से ज़्यादा होगी, 2 मान लीजिए हो चुकी, 2-2.5 सालें होगी, तब से बिल्कुल कांटेक्ट टूट चुका है। जो नंबर सलमान भाई के पहले हाथ में रहता था, नंबर की घंटी आज भी जाती है, लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है। अच्छा। ठीक है, फिर हमने दूसरे का भी नंबर लिया, एक इनका जो बिग ह्यूमन कंपनी का जो का नाम है ओनर है, तो उसमें एक तिवारी जी है, उनका नंबर मेरे पास है। उनसे मैंने कहा कि मैडम मेरी औकात नहीं है कि मैं सर से बात करा दें। ठीक है, मैंने एक दिया जो उनका असिस्टेंट है, जो उनका कारोबार देखता है, उसका नाम देखो अच्छा है, समीरा। समीरा का नंबर दिया, समीरा को मैंने मैसेज किया, लेकिन समीरा ने भी नहीं बात करा पाई है। तो अभी मान लीजिए कि 2-2.5 साल हो गए तब से कांटेक्ट टूट चुका है। लेकिन अगर देखा जाए, जब मैं बिग बॉस में रही हैं, कि जितना हमें इज्जत सलमान ने दिया है, हो सकता है इतना कभी नहीं कोई दे सकता है। अच्छा, सलमान भाई बहुत इज्जत करते थे? बहुत हमारी इज्जत करते थे। उनने डायरेक्ट बोल दिया था कि देखिए, क्योंकि वो भाई कम कमाता है ना, तो वो ये कहता था कि एक ठकुरानी तो हमसे कि सलमान भाई कह सकते हैं, और वरना सब जने नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आप ही को बस परमिशन थी? हाँ, मेरे को परमिशन थी। तो आप सलमान भाई कह के बोलते थे? मैं भाई करके बोलती हूँ, सलमान भाई करके बोलती हूँ। जब मैं बाहर आई थी कई एक बार हुआ है, लेकिन मैं बता तो रही कि 2.5 साल हो गए तब से उनसे कांटेक्ट टूटा हुआ है। अच्छा, बिग बॉस के कितने प्रतिभागी हैं जिनसे अभी आप कांटेक्ट में हैं, जो आपके साथी रहे हैं उस समय? जैसे कहने का मतलब है, मेरा फ़ोन टूटने से समीर सोनी का नंबर चला गया, श्वेता तिवारी का चला गया, अभी अस्मित पटेल का है, रिशांत गोस्वामी का है, खली का है, और मनोज तिवारी का है ही है। अच्छा, खली से कब बात हुई थी आखिरी बार? खली का भी हो गए 5-6 महीना पहले तब हुई थी। अच्छा, बढ़िया कांटेक्ट है अभी इनसे? हाँ हाँ। अच्छा, नहीं, इंसान भी बढ़िया है, इंसान भी काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए वो खली है, आज खली के लिए आदमी दुनिया तरसता है, लेकिन खली जब बिग बॉस के अंदर था तो खली भी इज्जत हमारी बहुत बड़ी करता था, क्योंकि हम एक दिन उस पर गुस्सा हो गए थे ना, हमने देखा था उसने ऐसा शब्द कह दिया था, तब उसने नहीं जाने कि अंदर कोई है, और मैं दाल बना रहे थे, डॉली बिंद्रा पे कांच की प्लेट टूट गई थी, तो वो वहीं पड़ी थी, तो वो आया, वो कहता कि बेंचोत कोई अपना आदमी ये नहीं समझता, काम की जिम्मेदारी नहीं संभालता। मैंने सुन लिया, मैंने अपनी खली वली हो गई अपने घर के लिए। अभी आपको ये पता नहीं कि बिग बॉस के घर का काम कैसा होता है। हमने कि जिस दिन से आप आए हो यहाँ पे, जितना लड़का लड़की हैं, आपको एक बाप का, एक बड़े भाई का दर्जा दिया। क्यों दिया? कि खली का इतना वेट था, तो ये कहते थे कि अगर ये कहीं अगर किचन में पानी फैला रहता, कहीं गिर गया, तो बिग बॉस तो पहले उठाने आएंगे नहीं, पहले तो हम लोगन को उठाने पड़ेगा, बिग बॉस तो बाद में उठाने। तब उनको 1 कुंटल के ऊपर जब उनका वेट है तो कौन उठाएगा? सही बात है। तो इसलिए उनसे ये कहते थे, लड़कन से जो लड़का लड़की जो काम करते थे, जिस बात में हमने इस पे काम नहीं, इसके खाने वाली अगर एक प्लेट अगर धो दोगे तो कोई आदमी छोटा नहीं हो जाएगा, ना उसका हाथ घिस जाएगा। फिर मैंने खली को जब मैंने किया, वो सीधा भागा मनोज तिवारी की डंगा। उसने बोल दिया कि आज दीदी हमसे गुस्सा हो गई। मनोज तिवारी हमसे बोला कि आओ दीदी बैठो, तो हमने कि मैं अभी नहीं आया, क्योंकि मैं दाल बना रहे थे। तो उसके बाद में आके जब मैं बोले तो बोले दीदी नहीं आएंगी, दीदी हमसे गुस्सा। हमने कि नहीं खली, मैं गुस्सा किसी पे नहीं, आपने जो शब्द यूज किया ये हमारे यहाँ गाली मानी जाती है। बहन चोद की अगर यहाँ किसी से मैं कह देंगे तुरंत लाठी खिंच जाएगी। ठीक है, तो हमने इनको बोलने की तहजीब नहीं है। तो हमने कि अगले हफ्ता इनको पता लगेगा कि बिग बॉस का घर कैसा होता है। तो इसने लड़कन से अपनी सलाह करके दूसरे हफ्ता में इसने लड़कन के संगे किचन में हो गया काम करने के लिए। हफ्ता तो वैसा हुआ, तब तक बिग बॉस के लंग से ऑर्डर आ गया कि 3 टाइम का खली खाना बनाएंगे और सब सदस्यों को खवा के उसके बाद में खाना खाएंगे खली। आप ही की वजह से? ना नहीं, अब भगवान है, वो बिग बॉस ने दिया। अब तो खली का वो हालत हो गई। अब वो कहते कि हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा, तो हमने तू तो बैठ के चेयर पे बैठ के करता है, हम लोग तो खड़े खड़े करते हैं। भाई कोई आदमी अगर 12-13 आदमी का खाना बनाएगा, खड़े होके बना रहा, तो मेहनत पड़ती है। तो आज फिर ये क्या करे, कभी तहरी बना के रख दे, कभी वो, और सब लड़के हमसे कहें। देखो मेरे से ना कहिए, उनको मना लो, अगर वे खा लेंगी तो सब खा लेंगे। अब लड़के हमसे पूछें कि भाई कना सीमा जी क्या होना चाहिए, हमने जब साले सब खाओगे तो मैं भी खा लेंगे, और नहीं खाओगे तो ऐसी तैसी में जाओ। लेकिन खली वैसे अगर देखा जाए तो खली इंसान बहुत बढ़िया है। आज अगर सीजन 4 की बात करी जाए,
हर बंदा की एवरेज बढ़ी है, वहाँ से जाने से इज्जत बढ़ी है, चेहरा बढ़ा है। अगर देखा जाए तो बाकी इमेज खली की गिर गई, क्योंकि वो तो डब्ल्यू का खुद ही चैंपियन था। जी बिल्कुल। ठीक है, आज अगर जो सबसे ज़्यादा उसको अगर बेइज्जती करी है तो उसकी डॉली बिंद्रा ने करी है। डॉली बिंद्रा जब मैं निकल आए हैं, डॉली बिंद्रा ने वो हालत करी, पहले दिन भर बिरजी 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 करती रहती थी, उसके बाद में मैंने इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं तो उसकी इमेज गिरी है। और डॉली बिंद्रा को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी जाट पंजाबी है, ये भी जाट पंजाबी है। किसी का रिश्ता बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन होता है। सही बात है। क्योंकि ये हमारे सामने जो वाजपेयी खड़े हैं, इनसे अभी कभी भी पूछ लेना, अगर मैंने भाई करके, अगर अरुण जी करके अगर बात करी होगी, एक तो मेरा शब्द ऐसा है, क्योंकि देखो हर समाज में एक आदमी ये कहता है कि मैं जिस दिन आज समर्पण किया था, तो भाई साहब कितना भी नॉर्मल में बात करते थे, मेरे जबान पे बिल्कुल जल्दी गाली आ जाती थी, कोई भी हो, इतने रिपीट थी, और हमें खुद नहीं पता पड़ता था कि मैं एक सांस में कितनी गालियाँ दे जाती है। तब जब हम बदल सकते हैं, एक कहावत कही जाती, जब खुद को बदलोगे तब सामने वाले को आप बदल सकते हो, उसको शिक्षा दे सकते हो। क्योंकि वहाँ का समाज मेरा दूसरा था, आज का समाज हमारा दूसरा है। आज मैं एक फैमिली को लेके चल रहे हैं, समाज में मिलके चल रहे हैं, तो पहले खुद को हम बदलेंगे तब सामने वाले को उपदेश दे पाएंगे। अच्छा, पिछली ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ सवाल है मेरे। पहला सवाल आपसे यही है कि आपने निर्भय सिंह गुर्जर को क्यों छोड़ा था? निर्भय गुर्जर को क्यों छोड़ा था, आपने हो सकता है कि हो सकती, मैंने अपनी पूरी कहानी पहले उसमें दिखाया था, अपनी पिक्चर में दिखाया था, उसके बाद में मैं कई मीडिया वालों से दिखाया था कि निर्भय गुर्जर का जो चरित्र था, जब ये बताइए कि एक निर्भय के साथ में मेरी पहली शादी हुई थी, एक शादी होने के बाद में मेरी सीधी ख्वाहिश थी, मैं एक वो नकल की एक औरत थी, मेरा सीधा से कहना हर लड़के से था कि जिसका बचपन का अगर किसी का प्यार है, हम वो भी नहीं छुटाते हैं। ठीक है, और अगर किसी को अगर ज़बरदस्ती महिला को अगर हाथ पकड़ लिया, वो शिकायत मेरे पास आ गई, तो वो आदमी की मैं बर्दाश्त नहीं करेंगी। निर्भय गुर्जर की 3 शिकायतें मेरे पास आ गई, चौथी शिकायत फिर आने वाली थी, उसी दिन मैंने उसको अलग कर दिया। फिर भी एक ये मान लीजिए कि लाला राम गैंग का वो भी सदस्य था, और हमसे 2.5 साल बाद वो आया था, और ये मान लीजिए कि निर्भय गुर्जर का मेरे साथ में विवाह हुआ था, इसलिए जो कहूँ कि मैंने गोली नहीं मारी थी, बाइज्जत उसको अलग कर दिया था कि तेरी रास्ता अलग है, मेरी रास्ता अलग है। अच्छा, निर्भय गुर्जर का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? नहीं, व्यवहार क्या था, जब ये बताइए कि अगर व्यवहार अच्छा करता, जब ये बताइए कि किसी आदमी का अगर विवाह हो चुका, फिर अगर वो इधर उधर अगर किसी को ज़बरदस्ती मुँह मार के आ रहा, तो वो इंसान था। वो एक मीडिया वाला वहाँ पर पहुँचा, उससे कहता है कि सीमा परिहार बेवफा है। हमने कई दाएँ मीडिया वालों के सामने सवाल मांगे कि निर्भय गुर्जर अगर बेवफा था, वफादार था, सीमा परिहार गद्दार थी, निर्भय ने 1 नहीं 5 शादियाँ करी, तो 5 की 5 गद्दार रही, उसके डेंगा एक नहीं रुक पाई, तो कमियाँ किस में मानी जाए? बिल्कुल निर्भय गुर्जर में ही मानी जाए। ये बताइए, वो ये कह देता कि सीमा परिहार ने क्यों छोड़ा, सीमा परिहार बेवफा थी, सीमा परिहार के बाद में मुन्नी पांडे से विवाह किया, पार्वती से किया, जो उसका एक पुत्र दस्तक पुत्र श्याम जाटव माना था, उसकी पत्नी को निर्भय गुर्जर ने एक रखा। ऐसा कौन सा ससुर होगा जो अपनी खुद की बहू को रख लेगा? और बाकी बहू को रखा, उसके बाद में नीलम गुप्ता से शादी करी, लेकिन एक भी नहीं टिक पाई। तो ये बताइए 5 की 5 गद्दार हो जाएंगी? ये कहाँ का इतना बड़ा दाता था जो ये कहता था कि मैं बेवफा नहीं है, मैं वफादार हूँ, और सब गैर वफा हैं। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए वो चरित्र का हीन था, चरित्रहीन थे आप। यस। और अगर दूसरी अगर पत्नी होती, मैं आज मान लीजिए कि 2004 में मैं 7 मई को रिहा होके अपने कुछ जमानतें लेके मैं आ गए, और अगर हम शादी के भूखे होते तो आके का तीसरी शादी नहीं कर सकते थे। आज हमें क्या सालें हो रही, मैं 2004 से आए, हमें एक से एक भाई मिले हैं, और खूब हमसे प्रस्ताव किया कि सीमा जी अब शादी नहीं करोगे? मीडिया वाले ने पूछा, हमने कि जी नहीं। भगवान की कृपा से एक मेरा बेटा है, हमने कि मेरे को अब आदमी की पति की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमारे भाइयों की ज़रूरत है। जो हमसे रिश्ता चलाएगा एक भाई बन के चला सकता है, लेकिन पति बन के नहीं चला सकता है। अच्छा, उसी दिन से कनेक्शन आपने ख़त्म कर दिया? यस। अच्छा, ये लाला राम कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? लाला राम भाल दमनपुर के थे,
दूसरी शादी हमारी लाला राम से हुई थी, जब निर्भय गुर्जर को मैंने अलग कर दिया था। दूसरी शादी हुई थी लाला ही राम से, मेरा एक बच्चा है आज मेरे साथ में रहता है। ठीक है, लाला ही राम ने मेरा अपहरण करा था और वो हमारे पति भी रहे हैं। जब वो 2000 में पुलिस एनकाउंटर में मर गए, उसके बाद में मैंने 1 दिसंबर को आत्मसमर्पण किया था। तो मैंने जेल काटी, 3 साल 3 महीना जेल काटी। जेल काट के जो हमारे 13-14 मुकदमा बचे थे उसकी मैंने हाई कोर्ट से जमानत लेके उसके बाद में पैरोल पे छूट के घरे आए मैं। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन करें, निर्भय सिंह गुर्जर और लाला राम जी का, तो कौन आपको बेहतर पति के रूप में मिला? मतलब नहीं, देखिए ऐसा है कि जंगल में अगर पति रूप में माना जाए तो मैं लाला राम की कहेंगे, और अगर देखा जाए दिमागदार देखा जाए तो लाला राम थे। लाला राम चरित्रहीन नहीं था, क्योंकि अपहरण मेरा लाला राम ने किया था और 3-4 साल बाद मेरी शादी निर्भय गुर्जर से कराई थी। और जब मेरा अपहरण करके ले गए थे तो अगर लाला राम चरित्रहीन होता तो मेरे साथ में भी बदतमीजी कर सकता था, लेकिन लाला राम ने कभी नहीं किया ऐसा। अच्छा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। तो कभी आपको, अच्छा एक जंगल की आपने बात कही, तो जंगल से जुड़ा हुआ आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा कि जंगल में माँ बनना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आप जंगल में माँ बनी हैं, आपके लिए भावुक पल रहा होगा काफ़ी। देखिए कि मैं जंगल में, मेरे बच्चा आ गया था जी। और 1-2 बच्चे और भी आए थे तो वो उसका मैंने घोषण करा दिया था। एक जो लास्ट पे आ गया था तो सबकी हार्दिक इच्छा थी, हमारी भी थी, लाला राम की थी कि एक बच्चा हो जाने तो मैं 4-5 महीने वहाँ पर रहे थे। फिर उसके बाद में मैं जंगल में नहीं रही थी। फिर मैंने जाके अपना नाम चेंज करके, क्योंकि मेरे मस्तक पे तो लिखा नहीं था कि सीमा परिहार यही है, तो मैंने जाके बाहर कमरा ले लिया था। तो बच्चा हमारा, ये हमारी और लाला राम की इच्छा थी कि बच्चे का आँखें में जंगल में नहीं खुलने देंगे, सिटी में खोल लेंगे। तो बच्चा हमारा सिटी के अंदर पैदा हुआ है। और बच्चा हमारा, जिस दिन लाला राम का एनकाउंटर था, तान्ना भी मैं बाहर थे, तो चक्कर ये था, पहले मैंने ये सोचा था कि अपने भाई को बच्चे दे के मैं चले जाएंगे। लाला राम का कहना ये था कि 4-6 महीना इसको दूध पिला दो। तो जिस दिन लाला राम मरे तो हमारा 13 महीने का बच्चा था। अच्छा, 13 महीने का बच्चा? 13 महीने का बच्चा हो चुका था। तो आपके लिए वो दिन कैसे रहे होंगे? अब ऐसा है कि दिन कैसा रहा, वो दिन पहले तो सही थे, जब लाला राम के ना रहने के बाद में मैं किस तरीके से वो 13 महीने का बच्चा लेके, और जब मैं भागे हैं इधर उधर, तो हर आदमी नहीं भाग सकता है, मैं वो पोजीशन पे भागे हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अच्छा, ये डकैतों के लिए हथियार की व्यवस्था कहाँ से होती थी? देखिए, ये ना पूछो कहाँ से होती थी। आजकल हो या पहले का ज़माना हो, पैसे की जूती में बहुत बड़ी ताकत होती है कि जिसको अगर पैसा फेंकोगे वो ले आके देगा। आप कहो कि कहाँ से आते थे, ये तो नहीं बता सकते कि कहाँ से आते थे। अच्छा, ये नीलम गुप्ता और सरला जाटव से कभी मिली हैं आप? नहीं, अभी जब जेल के अंदर थी तब कई बार मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हों। लेकिन इनका मान लीजिए जब हम जेल के अंदर आ गए ताकि बाद में इनका जंगल में जाना हो रहा है, तो वैसे जब ये आज समर्पण कर चुकी हैं उसके बाद में मिले हैं। लेकिन हमारी वही है कि कहीं मिल गए तो राम राम, नहीं मिल गए तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक ऐसी डकैत रही हैं आप जिसका बोलबाला था बीहड़ों में, बुंदेलखंड में, आत्मसमर्पण कैसे कर दिया उस डकैत ने? देखिए, आज समर्पण के लिए मैं लाला राम से प्रस्ताव बराबर रखती रही हूँ। तो लाला राम ये कहते थे कि तेरे माँ बाप भी इतने पैसे वाले नहीं हैं, तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमा हो गए हैं, तो आज तुम्हारे माँ बाप पे पैसा नहीं है तो तुम कहाँ से छूट सकती हो। और अगर बाई चांस अगर किसी ने अरेस्ट कर लिया तो तुम्हें तुरंत गोली मार देंगे। ठीक है, इतने मुकदमा हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप पैर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे 17-18 साल रही, मैं परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है। 17-18 साल बाद परिवार से कोई आपका ताल्लुक नहीं? कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे परिवार से, और ना मैं कभी परिवार से मिली हूँ। अच्छा, आप राजनीति में, आज की दुनिया में आप राजनीति में बड़ी एक्टिव है, राजनीति में जाना चाहती हैं, तो ऐसी खबर हमें मिली है, तो आप बताएंगी कि आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं इतना एक्टिव होते तो अभी तक आ जाते। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा सीधा मानना ये है कि पहले अभी हमारे ऊपर एक केस और रह गया, तो मैं ये सोचती है कि अब ये भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद में देखेंगे कौन सी पार्टी में आना है, कौन में जाना है। आपकी फेवरेट कौन सी पार्टी है? नहीं, मेरे सब पार्टी सब बराबर हैं, ये तो नहीं मैं बता सकते कि कौन है। मैं तो ये कहते कोई भी पार्टी बने, सच्चाई बने और सच्चाई की लड़ाई लड़े। ठीक है, गुंडागर्दी खत्म होए, माई माता बहनें सुरक्षित रहें। अच्छा, अभी योगी सरकार कैसा काम कर रही है? अरे जब मैं तो कह रहे कि ना, हमारे लिए चाहे वो योगी की रहे और चाहे मोदी की रहे और चाहे तुम्हारे सपा की आए, हमें तो वही काम करना है। ठीक है, हमारे तो कोई काम कर नहीं देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि सिर्फ अशांति ना रहे, बना के शांति बना के रहे।
अशांति ना फैले दुनिया में, क्योंकि हमारी माताएं बहनों को देखो, जहीं देखो तहीं कना उनके संग दुर्घटना होती है। तो हम ये कहते हैं कि हर सरकार ऐसी आए कि जो गलत करता है उसको तुरंत दंड दिया जाए, ठीक है। और हमारी माताओं बहनों से भी कहना है कि हर व्यक्ति का विश्वास ना करें, अपना ये ना कहें कि कोई लड़की ये कहने लगती है मैं एक लड़की थी इसलिए कहना हमारे संग में ऐसा हो गया। एक मैं भी लड़की हूँ और मैं ऑल इंडिया में घूमती हूँ। अब ये नहीं कि मैं दिव्यपुर में रहती हूँ, हर जगह जाती हूँ। अपने आप को खुद कभी कमज़ोर ना समझो। हमें जब किसी से सामने वाले से हम लिफ्ट नहीं दे रहे तो वो का हमें सब ज़बरदस्ती देगा, नहीं दे सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ हमारी कहीं कहीं पर माताओं बहनों की गलती हो जाती है। जो आजकल एक जी फेसबुक चल रही है, और वो कहो तो आजकल मैंने कईयक देखी है, कहो शादी वो फेसबुक चला चला के बाद में शादी कर लेती। कईयक हमारी विदेशी लड़की हमारे देश में आके फंस गई। कहो ऑटो चलाने वाला है, वो फेसबुक से बात करता रहा, वो उनसे आके यहाँ शादी कर ली। अब पता लग रहा वो तो ऑटो चला रहा। तो नहीं करना चाहिए ऐसा, तो खुद पहले उसको देखो। अच्छा, ये जो जब आप जुर्म की दुनिया में थी तब कितने खून किए थे आपने? नहीं, ये तो पता नहीं है, और ना ये हमने कोई खून किया है ना हमें बता सकते हैं। अच्छा, ये आप पर्सनल सवाल नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, पर्सनल बात से नहीं है। जब मेरा खुद का अपहरण हुआ है तो हम दूसरे का खून क्यों करेंगे? अच्छा, ये बताइए, हमारी किन से दुश्मनी है? मेरे जो दुश्मन थे गांव के, हमने जब उनको नहीं मारा, सिर्फ हम ऊपर वाले पे अधीन रहते हैं। बे हमारा नाम ही सुन के मर गए, हमें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं भगवान पे भरोसा करते हैं, दंड वो देता है। आप हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सोचो कि किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वो देख रहा है। अच्छा, मेरी तरफ से एक सवाल है ऐसे पर्सनल आपसे कि जब डाकू लोग किसी को मारते थे, चाहे कोई भी डाकू हो, तो उनके मन में दया नहीं आती थी थोड़ी बहुत कि इंसान है? ऐसा कोई डाकू नहीं होगा। आज जब तक मैं बता रहे चम्मिल का जितना डाकू था, सब परिवार कुशल था और सबके अंदर दिल है। हमें तुम डाकू बनते, लेकिन परिस्थिति बनाती, उसको समाज बनाता है। जब हर आदमी जब सर के ऊपर से पानी जब गुजर जाता है तब वो गलत काम अपनाता नहीं, कभी अपनाता नहीं। अच्छा। क्योंकि कभी नहीं, हर आदमी सोचता है मेरे को सुकून की 2 रोटी मिले। कोई नहीं चाहता है कि हम एक बहुत बड़े आतंकी बन के हम बाकर नहीं चाहता है, लेकिन उसको जब बेबसी उसका हर जीने का सहारा टूट जाता है तब वो गलत काम अपनाता है। अच्छा, एक आखिरी इंटरव्यू का आखिरी पड़ाव ये है, हम रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहते हैं। दो ऑप्शन हम आपको देंगे और आपको उसमें से एक चुनना होगा। आपका फेवरेट राजनेता केंद्र में मोदी या राहुल? मोदी। और राज्य में योगी या अखिलेश? योगी। फेवरेट अभिनेता आपका कौन है, सलमान या शाहरुख? सलमान। अच्छा, और फेवरेट बंदूक आपकी कौन सी रही है? जब हमारे पास पहले लाइसेंस करा दो उसके बाद में बंदूक का नाम बताएंगे। नहीं, कौन सी वाली बढ़िया चलती थी? नहीं, देखिए बढ़िया और घटिया तभी बात है, पहले हमारा लाइसेंस करवाइए, जो आपके ऊपर छोड़ रहे। क्योंकि हमें एक दाई जोशी जी ने कहा था कि आप कराइए, हम लेटर लिख देंगे, लेकिन नहीं कराया। हम आपसे हाथ जोड़ के बिना करते, पहले हमारा एक लाइसेंस करवा दीजिए, बाकी बाद में हम जवाब देंगे कि हमें कौन सा चाहिए। अच्छा, क्रिकेट देखती हैं आप? क्रिकेट मैच बिल्कुल देखते हैं। कौन सा है फेवरेट क्रिकेटर आपका, कौन सा है? जब कह रहे जब दुनिया एक ना इंडिया पे मरता तो मैं भी इंडिया पे मरती हूँ। इंडिया के पूरे प्लेयर आपको पसंद है? देखिए, हमारे हकीकत पूछा जाए तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पसंद करते थे धोनी को। धोनी हमारे साथ संन्यास ले चुके हैं। फिर कोहली को करते थे, जो आज की डेट में जैसे कोहली को एकदम बाइकाट कर दिया, अब उसको दूसरे को कप्तान बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी को अगर एक हाथी पे बैठा के एकदम गधा पे बैठा रहा है, ये हम भी जानते हैं कि आदमी कितना बड़ा भी निशानेबाज होगा तो कभी ना कभी उसका भी चूक जाता है। ये खेल है, तो ऐसा नहीं है कि घोड़ा पे बैठा के उसको हाथी पे गधे पे बैठा दो। तो वो तो खुद बैठे हैं, उन्होंने तो खुद बोला है, खुद कप्तानी छोड़ी। ये गलत बात है, ये तो सब कहने की बात है। सब जने भाई मेरे, आप भी मैच देखते, हम भी मैच देखते। जब अभी बीच में मैच खेल रहा था तभी कह दिया था इसके लिए तो बहुत अच्छा करना, वही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने, हम मानते किसी ने 50 रन बनाए पाए, किसी ने 200 बना लिए, तो ये नहीं है कि 50 वाले को नीचे दिखा दो, 200 वाले को आसमान पे बैठा दो, ये तो गलत बात है। चलिए, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। सीमा परिहार थी और एक दूसरी दुनिया से एक नई दुनिया का प्रवेश लिया है, और हम इनकी ज़िंदगी की शुभकामनाएं देते हैं। और आगे अगर राजनीति में उतरी तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, हम आपका ही सपोर्ट करेंगे। नहीं, हम आप लोगों को ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम सभी चैनल वालों को, जितना यूट्यूब चैनल चलाते और जितना हमारे मीडिया भाई हैं, हम सबको अनुरोध करते हैं कि हम खुद आगे को बढ़ना चाहते, समाज सेवा करना चाहते, हमें सबका साथ चाहिए। चलिए, इंटरव्यू को जनता पर छोड़ते हैं। कैसा लगा इंटरव्यू? और
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी सलाह हमारे लिए हो, आपके लिए हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू, काफ़ी हंसमुख मिजाज है। कभी सोचा नहीं था कि एक डकैत के साथ ऐसे बैठेंगे और ऐसे हंसी मजाक भी करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बहुत बढ़िया मिजाज है दीदी आपका, बस यही कहेंगे अंत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज खेल की ज़िंदगी